हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमजीसीआई। प्रतिज्ञा नीट 2025 टेस्ट सीरीज जो हमारी है उसमें एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4। आज हम उसका आंसर की डिस्कस करेंगे, बॉटनी सब्जेक्ट का, हिंदी मीडियम का। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन 1 कंप्लीट सिलेबस का है ये। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सिकल सेल अनीमिया के बारे में सही है? कौन सा कथन? अच्छा, ऐसा नहीं मानेंगे कि एक ही सही है, हो सकता है एक से ज्यादा सही हो। तो अलिंग सहलग्न अप्रभावी, चलो ये तो सही हो गया। बिंदु उत्परिवर्तन, हाँ, GAG GUG, हाँ ये भी सही हो गया। विषम युग्मजी जो हैं वो सप्रभाविता दर्शाएंगे, हाँ भाई ये भी सही है, क्योंकि विषम युग्मजी जो होते हैं हेट्रोजाइगस, उनमें सिकल सेल भी पाई जाती है और लाल कलर गोल वाली आरबीसी भी पाई जाती है, दोनों पाई जाती है। ये एक लिंग लग्न अप्रभावी बीमारी है, तो लिंग लग्न तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर आ जाएगा ये BC, मतलब ये होना चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, एक तालाब में 50 वाटर हायसिंथ पौधे पिछले साल थे, मतलब 50 थे, और जनन के द्वारा 10 नए पौधे आ गए, तो कुल हो गए 50 + 10 60। वर्तमान की 60 जनसंख्या को लेते हुए इस पौधे के लिए जन्म दर क्या है? तो जन्म दर का पता करने का तरीका क्या है? तो जो टोटल है अंतिम 60 माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन प्रारंभिक, तो 60 माइनस 50 कितना हुआ? 10। 10/50 मतलब 1/5 आ जाएगा 0.2। 0.2 पादप प्रति संतति प्रति पादप प्रति वर्ष, तो आंसर आएगा 0.2। इजी क्वेश्चन था। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैच द फॉलोइंग है। पीसीआर, पीसीआर HIV का डिटेक्शन, ए का फर्स्ट 2 जगह है। प्रोब, वैक्सीन सेफ्टी, ट्रांसजेनिक माइस का यूज करते हैं चेकिंग के लिए, तो डी का सेकंड 2 जगह है, इन्हीं दो में है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये काम किस लिए आता है? एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए, तो सी का 4, हाँ ये रहा आंसर, सी का 4। बी का 3 होना चाहिए, प्रोब यानी कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। आंसर होना चाहिए ए। ए ही है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति के सफाईकर्ता की तरह कार्य करते हैं? भाई कोई भी जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसका विघटन, अपघटन, डिकम्पोजिशन होता है, तो डिकम्पोजिशन करने वाले होते हैं सूक्ष्म जीव, तो आंसर विल बी सूक्ष्म जीव। इजी क्वेश्चन था भाई। हाँ अच्छा, मैच द फॉलोइंग। अनुरूपता कौन कौन सी सही है? हर्शे चेस के प्रयोग में विकिरण सक्रिय तत्व का प्रयोग हुआ था, सही बात है भाई, हुआ था। सल्फर और फोस्फोरस, है ना। हर्शे चेस का प्रयोग विकिरण निष्क्रिय तत्व, नहीं ये नहीं हुआ। मीजेल्सन स्टाल का प्रयोग विकिरण सक्रिय तत्व, नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन की बात हुई थी, भारी समस्थानिक हल्का समस्थानिक, लेकिन हर्शे चेस के प्रयोग में विषाणु का प्रयोग तो हुआ था। मतलब 2 बातें सही 2 बातें गलत, तो कुल मिलाकर के कितनी अनुरूपता सही है? तो 2, आंसर विल बी बी। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट। कितनी अनुरूपता गलत है? शैवाल स्फैगनम, भैया ये गलत है, ब्रायोफाइटा होता है। मॉस सिकोया जिम्नोस्पर्म होता है, ये भी गलत। जिम्नोस्पर्म सरसों, ये भी गलत। लिवरवर्ट ग्रेसिलेरिया, ये तो एल्गी हो गया। टेरिडोफाइट पोरफायरा, ये भी गलत। पांचों के पांचों गलत है, तो आंसर विल बी सी। 5 अनुरूपताएं गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन चुनना है हमें। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करते हैं, एक वेक्टर हेतु और दूसरा बाहरी डीएनए के लिए। तो ये तो हम जानते हैं कि भाई दोनों को ही एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना होता है, चाहे बाहरी डीएनए हो चाहे वेक्टर या संवाहक हो।
जैसे इको आयरन सबके लिए यूज होना है, दोनों के लिए यूज होगा। बैम H1 यूज किया है तो दोनों के लिए सेम यूज होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और यही आंसर होगा। बाकी देख लेते हैं। वेक्टर और बाहरी डीएनए के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट कोशिका को ट्रांसफॉर्म यानी कि रूपांतरज बना देता है, बिल्कुल सही बात है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए ओआरआई के कारण से रेप्लिकेट करता है, ये भी सही बात है, और बहुत सी कॉपी बनाता है, तो ये भी सही है। बस इसमें आंसर होगा ए। नेक्स्ट, क्रेन्स एनाटॉमी में क्रेन्स शब्द का मतलब क्या है? क्रेन्स छल्ला अथवा घेरा, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रित। ठीक है, तो इसमें तो पहला ही आंसर सही है। नेक्स्ट, हाँ, कौन सी अनुरूपता सही है? 3,50,000, 3.5 लाख गुना तरबूज में कोशिका का आकार बढ़ सकता है, सही बात है, एनसीईआरटी में दिया गया है। लंबाई में वृद्धि मतलब उदाहरण है पराग नलिका का बढ़ना, सही है। सतही क्षेत्रफल में वृद्धि डॉर्सी वेंट्रल या पृष्ठाधारी पत्ती की वृद्धि, बिल्कुल सही है, मतलब तीनों अनुरूपता सही, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अप्रकाशी अभिक्रिया, अप्रकाशी मतलब डार्क, डार्क रिएक्शन को हम कार्बन रिएक्शन या सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। देखें क्या है इसमें से, कार्बन या सिंथेटिक। प्रकाश अभिक्रिया नहीं, प्रकाश रसायन अभिक्रिया नहीं, चक्रीय फॉस्फोराइलेशन नहीं, ये तीनों के तीनों लाइट रिएक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, कार्बन अभिक्रिया, ये होगा आंसर डी। नेक्स्ट, हाँ भाई, माइटोटिक समसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है? पूछा है किसमें किसमें होता है? जंतुओं की द्विगुणित कायिक कोशिका में। चलो ये तो सही हो गया। टीएमवी, टीएमवी क्या है? वायरस है, वायरस में कोई कोशिका ही नहीं होती तो विभाजन नहीं होता। सेम बैक्टीरियोफाज के लिए भी इसमें भी नहीं होगा, प्रायोन के लिए भी नहीं होगा, प्रोटीन होते हैं बस। तो इसमें हो गया अगला, हाँ, पादपों में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों कोशिकाओं में, सही बात है। तो आंसर ए और ई का कॉम्बिनेशन यानी कि ए। नेक्स्ट, कुछ जीवों में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? तो भैया कोशिका में कैरियोकाइनेसिस हो गई, मतलब एक केंद्रक ये बन गया, एक केंद्रक ये बन गया, ये टीलोफेज की बात हो रही है। तो कोशिका में केंद्रक एक से अधिक हो सकते हैं, तो कोशिका बहुकेंद्रकीय हो सकती है। ठीक है, देखें क्या लिखा है, उससे कुछ मिलता जुलता। एक केंद्र की अवस्था उत्पन्न होती है, गलत है। हाँ, कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं, ऐसी बहुकेंद्रकी कोशिका को संघ कोशिका कह सकते हैं, सही। आम का तरल भ्रूणपोष, आम में तो नहीं होता है तरल भ्रूणपोष, तो ये गलत हो गया और ये भी गलत, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कितने कथन राइबोसोम के संदर्भ में सही हैं? पहला, ये सामान्यतः प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। प्रोटीन और आरएनए के बारे में बोलना चाहिए था भैया, आरएनए नहीं बोला है, इसको अपन नहीं मान रहे। यूकैरियोटिक राइबोसोम एकल झिल्ली से घिरी होती है, भैया झिल्ली से आबद्ध नहीं होती है, गलत हो गया। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में 70S 80S, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल 70S राइबोसोम पाए जाते, बिल्कुल सही बात है, सेल चैप्टर का क्वेश्चन। दोनों 70S और 80S राइबोसोम में 2 उप इकाइयां से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कितने कथन सही हुए? तो 2 सही हैं, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, जीव वैज्ञानिकों को पक्का विश्वास है कि प्रोकैरियोटिक जातियों की संख्या कितनी हो सकती है? चलो ये भी ठीक है, नहीं ये गलत हो गया भाई, पक्का विश्वास नहीं, अंदाजा लगाया, रॉबर्ट मई ने भी प्रजातियों का अंदाजा लगाया है, तो ये तो गलत हो गया। संसार के 12 महाविविध देशों में भारत भी एक है, ये बात तो बिल्कुल सही है, मतलब एक नंबर असत्य और दूसरा सत्य, ये आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट,
सेलेक्ट द ऑड वन। एक समष्टि के अभिलाक्षणिक गुणों, समष्टि के गुणों की बात हो रही है बच्चों, विषम पद का चयन करना है, मतलब में इनकरेक्ट या मिसमैच जो है वो करेक्ट करना, ऑड वन आउट जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो, समष्टि में कितने नर कितने मादा वो वाली चीज आ जाती है, तो ये समष्टि का कैरेक्टर हो गया। मृत्यु दर, मोर्टेलिटी, जन्म दर, नेटेलिटी, ये तीनों ही समष्टि के लक्षण हैं, पर लिंग नहीं। लिंग तो एक व्यक्ति या एक जीव का लक्षण हो सकता है कि वो नर है मादा है। नेक्स्ट, यदि कोई आवास अभी बना हो, इस पे ध्यान देना भैया, नई कॉलोनी बनी है तो वहां पे पैदा होंगे ज्यादा या बाहर से आके बसेंगे ज्यादा, तो बाहर से आके बसेंगे ज्यादा। तो अपेक्षा, जन्म दर की अपेक्षा किस चीज से समष्टि का वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है? इमाइग्रेशन, अप्रवासन, आंसर इमाइग्रेशन। पैदा होने में ज्यादा समय लगेगा, बाहर से आके बसने में कम समय लगेगा। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में कोशिकाएं जीव द्रव्य से प्रचुर होती हैं? भैया ये कैरेक्टर बता रहा है कोशिकाओं का, जीव द्रव्य से प्रचुर। नंबर 1, व्यापक स्पष्ट केंद्रक को अधिकृत किए होती हैं। दूसरा कैरेक्टर, ये दो तो किसके हैं? विभजोतक कोशिकाओं के कैरेक्टर हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल के। आगे और पढ़ लेते हैं। उनकी कोशिका भित्ति पतली, ये भी उसी का है। प्रचुर जीव द्रव्य तंतु संयोजन के साथ, मतलब प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन ढेर सारे। तो ये तो सब मेरिस्टेम के लक्षण हैं, विभज्योतिकी क्षेत्र में पाए जाएंगे। आंख बंद करके लगाने वाला इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, जीवित विभेदित कोशिकाएं, विभेदित है, विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं। ठीक है, कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती हैं, यह परिघटना कहलाती है। भैया विभेदन का उल्टा, निर्विभेदन, डी डिफरेंशिएशन। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, हाँ भाई, पर्यावरण के कारण विषमपर्णता किसमें आती है? परिवर्धन किसमें होता है? तो लार्क्स पर, धनिया, कपास, ये तीनों तो एज रिलेटेड है, तो आंसर होना चाहिए इसमें बटर कप। ठीक है, नेक्स्ट, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, चलो रेस्पिरेशन का क्वेश्चन आया तो किसके लिए प्रतिस्पर्धी संदमक कौन होगा? तो ये तो बच्चों सीधा सीधा बायोमोलिक्यूल का लास्ट पार्ट का सवाल है, जिसमें आंसर है मेलोनेट, एंजाइम जहां डिस्कस किया गया है। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये भी एंजाइम है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर का क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि इसके लिए सहकारक क्या है, तो बोले कि जिंक। ठीक है, नेक्स्ट, NAD का पूरा नाम? निकोटिनेमाइड, एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बी, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, नहीं बी नहीं होगा, सी होना चाहिए। आंसर सी होना चाहिए, हाँ। नेक्स्ट, सक्रिय एसीटेट या एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल कोएंजाइम है के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं? तो अब ये याद कर लो, पायरुविक एसिड था, यहाँ से लिंक रिएक्शन चालू हुई तो बना एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसको ही हम मानेंगे सक्रिय एसीटेट। इसके बाद क्रेब साइकिल चलती है, तो इस क्रेब साइकिल में हमें 1 2 3 जगह तो NADH मिलता है, NADH प्लस H प्लस। ठीक, कितने मिलेंगे? 3, और एक FADH2 मिलता है, एक FADH2 मिल गया, और एक GTP से ATP बनता है, तो एक ATP डायरेक्ट बन गया, एक ATP। कुल ATP कितने हुए? तो 3 NADH, एक NADH 3 ATP के बराबर 9,
एक FADH 2 ATP के बराबर, 9 और 2 और ये 1, 9 2 11 और 1 12, आंसर आया 12 ATP, सी। नेक्स्ट, ऑक्सीकरणी फॉस्फोरिलेशन मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की रसोपरासरणी परिकल्पना यानी कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में प्रस्तावित किया गया है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP बनता है। क्यों बनता है? तो इसका तो आंख बंद करके बच्चों आपको जवाब आना चाहिए कि प्रोटॉन की प्रवणता बनती है, सांद्रता प्रवणता बनाई जाती है, तोड़ी जाती है, उसको तोड़ता है ATP सिंथेज और बना लेता है ATP। तो भीतरी झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता बन जाती है। पहला ही कारण सही लग रहा है, बाकी और पढ़ लेते हैं। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP के लिए भीतरी माइटोकॉन्ड्रिया की पारगम्यता में परिवर्तन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीनों में उच्च ऊर्जा आबंध नहीं, ATP को मैट्रिक्स के बाहर अंतर झिल्ली गुहा में पंप कर दिया जाता है, ADP को नहीं पंप करते रे भाई। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा के युग्मकोद्भिद गेमेटोफाइट, टेरिडोफाइटा के गेमेटोफाइट नम और छायादार स्थानों में वृद्धि करते हैं। क्योंकि तो आंख बंद करके सोचने पे भी ये ध्यान आ जाता है कि इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता है। तो युग्मकोद्भिद में लैंगिक अंग होंगे, लैंगिक अंग में युग्मक बनेंगे, युग्मकों में निषेचन होगा जिसके लिए जल की आवश्यकता है, इसलिए ये पानी के पास रहते हैं। ये संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित होते हैं, ये नहीं कह सकते भैया। निषेचन की जल की आवश्यकता, मिल गया आंसर। युग्मक निर्माण हेतु जल की आवश्यकता नहीं, निषेचन हेतु। अंड कोशिका में जल में तैरकर पुंधानी तक, अंड कोशिका भारी होती वो नहीं तैरती, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स के युग्मकोद्भिद हैं, टेरिडोफाइट के गेमेटोफाइट के बारे में पूछ रहा है। अल्पजीवी, स्वतंत्र जीवी, लैंगिक अंग रखने वाले। हाँ भाई, युग्मकोद्भिद के सारे लक्षण यही होगा आंसर, है ना। बाकी फिर देखो ही मत, अगर आपको याद है तो यही आंसर है। अर्धसूत्री विभाजन के महत्व के संदर्भ में कौन सा विषम है, मतलब कौन सा अर्धसूत्री विभाजन के लिए नहीं कहा जा रहा, ये चुनना है आपको। ये जीवधारियों में आनुवांशिक विविधता बढ़ाता है। चैप्टर की आखिरी लाइन सेल साइकिल की इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। चलो ये तो है ही सही। यह लैंगिक प्रजनन करने वाली प्रजातियों में वास्तविक गुणसूत्र के संख्या के पुनर्स्थापन में सहायता करता है। सही बात है। ये अगुणित प्रावस्था उत्पन्न होना सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये भी सही है। ये कोशिका की क्षतिपूर्ति, रिपेयर, ये बात सही नहीं है और यही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन 2 के पूर्ण होने के बाद एक कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं? 23। मतलब ये अगुणित संख्या बता रहा है, हैप्लॉइड नंबर बता रहा है 23, n बराबर 23। और DNA की मात्रा बता रहा है C, DNA की मात्रा C, 1C। तो अर्धसूत्री विभाजन 1 के अंत में, ठीक है, DNA की मात्रा क्या थी? तो हमको मालूम है कि M1 मियोसिस 1 पूरा, देखो भाई, G1, फिर आ जाएगा S, फिर G2, फिर मियोसिस फर्स्ट, फिर आएगा मियोसिस सेकेंड। इस तरीके से अपन इसको समझ लेते हैं। G1 में नंबर तो था 2n, मात्रा थी 2C। S फेज में डबल हो जाता है तो नंबर सेम रहेगा, मात्रा हो जाएगी 4C। फिर मियोसिस फर्स्ट में हमको मालूम है कि नंबर तो आधा रह जाता है पर मात्रा 2C रहती है, ठीक है, हर कोशिका में n 2C 2 कोशिकाएं बनती है। अब इन दोनों से फिर n और C वाली 4 कोशिकाएं बन जाती है, ठीक है। तो पूछा क्या है, DNA की मात्रा क्या थी? तो नंबर तो आधा हो ही गया, गुणसूत्र कितने रह जाएंगे? 23 के 23, मात्रा डबल रहेगी। 23 गुणसूत्रों के साथ 2C, आंसर होगा C। नेक्स्ट, अच्छा, ABCD के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये शब्द दिए हैं, रिक्त स्थानों में भरना है।
सभी वर्गीकी समवर्ग लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन है, एक साथ मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, प्रत्येक समवर्ग किसको दर्शाता है? पद को, पद को। ठीक है, तथा इसे वर्गक, वर्गक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। वर्गीकी समवर्ग क्या होते हैं? वर्गीकी समवर्ग बायोलॉजिकल होते हैं भैया, जैविक। ये है आंसर सी, आकारिकी समूह, न कि केवल आकारिकी समूह। तो ये होगा आंसर। एनसीईआरटी की लाइन है सीधी सीधी, लिविंग वर्ल्ड पहले चैप्टर की। मीथेनोजन के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। मीथेनोजन हम जानते हैं मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया जो कि गाय के आंत्र में या रूमन में पाए जाते हैं, रूमिनेंट के आंत्र में पाए जाते हैं। सही जवाब। मीथेन का उत्पादन सही है। कुछ सबसे कठिन आवासों में आर्कीबैक्टीरिया हैं, इसलिए बिल्कुल सही है। इनमें अन्य जीवाणुओं, भाई 3 तो सही होगा, चौथा ही गलत होना चाहिए। इनमें अन्य जीवाणुओं की जैसी कोशिका भित्ति संरचना होती है, गलत है ये, क्योंकि मिथेनोजन आते हैं आर्कीबैक्टीरिया में। आर्कीबैक्टीरिया में विशेषता ही इनकी ये होती है कि इनकी कोशिका भित्ति दूसरों से अलग होती है, स्पेशल होती है। नेक्स्ट, असुमेलित का चयन कीजिए। राइजोपस थैलीफंडाई तो नहीं है, यही होना चाहिए आंसर। पेनिसिलियम बहुकोशिकी सही है। मोरल ट्रुफल खाने योग्य सही है। उस्टिलेगो कंड सही है। तो यही है आंसर ए। नेक्स्ट, विभज्योतक एक सघन ऊतक है। चलो भाई ये बात तो मान ली सही। विभज्योतक में अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है, ये गलत है। पहला कथन सही, कारण गलत। तो कथन सत्य, कारण असत्य, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अरे एक मिनट, ये वाले क्वेश्चन में विभज्योतक में अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होगा तो ये सघन हो ही नहीं पाएगा ना। हमें बताया गया है कि भैया इनमें प्रचुर मात्रा में कोशिकीय तंतु होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटल तंतु होते हैं, तो वो तभी हो सकते हैं जब इंटरसेल्यूलर स्पेस कम हो। नेक्स्ट, पुष्प आरेख से क्या पता नहीं चलता? अच्छा, गुड क्वेश्चन। परिदल लग्नता और दल लग्नता का पता चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, चल जाता है। एपीफाइली, एपीपेटली। ठीक है। अंडाशय पुष्पाक्ष पर कैसे व्यवस्थित है? ये नहीं पता चलता। पुष्पदल विन्यास अथवा बीजांड विन्यास, ये पता चल सकता है। पुंकेसर और स्त्री केसर के संलयन का, ये भी पता चल सकता है। तो मेरे हिसाब से अंडाशय की पुष्पाक्ष पर कैसी व्यवस्था है ये नहीं पता चलता है। नेक्स्ट, फिर मैच द फॉलोइंग आ गया। स्टेमेनॉइड का हो गया बंद स्टेमेन, मतलब एक का सेकंड, एक ही में है, यही आंसर है भैया। देखो कितनी जल्दी हो गया ये। ठीक है, बाकी भी देख ही लेते हैं। सिनकार्पस मतलब युक्त अंडपी, मतलब संलग्न अंडप, बी का 4, और ठीक है, बाकी तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट, पुष्पी पादपों में निषेचन पश्च घटनाएं, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कौन से कथन सत्य हैं? अंडाशय का फल में विकास हो जाता है, सही बात है। युग्मनज से भ्रूण का विकास हो जाता है, सही है। केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल से भ्रूणपोष का विकास, भैया देखो ये वाली जो चीज है सेंट्रल सेल से भ्रूणपोष, ये भी बाद में सही होता है, सही बात है। बीजांड से भ्रूणकोश, ये पहले हो जाता है। तो आंसर ए बी सी वाला कॉम्बिनेशन ए। नेक्स्ट, पादपों की दो विभिन्न किस्मों से अलग किया गया कुछ वो युग्मित होकर संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न कर रहा है। भाई संकर प्रोटोप्लास्ट तो दो प्रोटोप्लास्ट को मिला के ही बनेगा, तो ये दोनों भी क्या रहे होंगे? प्रोटोप्लास्ट। तो आंसर होना चाहिए प्रोटोप्लास्ट। प्लांट टिश्यू कल्चर वाले पोर्शन से पूछा गया है। नेक्स्ट, बायोटेक चैप्टर में इंक्लूड कर लिया है। पहले इसको खाद्य उत्पादन की बेहतर रणनीतियों में डाला जाता था, पढ़ाया जाता था, अब ये बायोटेक्नोलॉजी में आ गया है अपडेटेड एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता गलत है? गलत पूछा है। हाँ, ये तो सही है, ठीक है। 1990, ये भी ठीक है। 97, प्रथम ट्रांसजेनिक भैंस रोजी, ये वाली गलत लग रही है, तो आंसर यही होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट, ये डेट वाला है, डाटा याद रहता है बच्चों को ऐसे भी। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया क्या निर्णय लेती है? जीएम अनुसंधान की वैधानिकता के बारे में, वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, बिल्कुल लेती है, सही। जन सेवाओं के लिए जीएम जीवों के सन्निवेश के सुरक्षा के बारे में, ठीक है, ये भी सही है। बायो पेटेंट की वैधानिकता, बिल्कुल लेती है। एक से अधिक विकल्प सही है, तो ये वाला आंसर ज्यादा सही है, डी। नेक्स्ट, कथन कारण। जीन गन विधि प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधि है। हाँ भाई, ये जीन गन विधि में हम यहाँ पे टंगस्टन कोटेड रखते हैं डीएनए को, और इस डीएनए को फिर से चार्ज करके और बढ़िया यहाँ पर कोशिकाओं के ऊपर बम्बार्ड किया जाए। ये सीधा करके रखेंगे इसको तो समझ में आएगा, कोशिकाओं पर बम्बार्ड किया जाता है। किस में काम लेते हैं? तो बोले पादप वाली कोशिकाओं को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। क्यों? तो बोले कि उसमें कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका को बाहर से मजबूत बनाती है, और ये फोर्स से जाता है तब जाकर के वो कोशिका भित्ति को पार करके, झिल्ली को पार करके केंद्रक में सीधा स्थानांतरित हो जाता है। तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि है, सही बात है। कारण, इस विधि में विजातीय डीएनए की प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य कोशिका में संवाहक डीएनए की सहायता के बिना स्थानांतरित किया जाता है। बात तो दोनों सही लग रही है, प्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण करते हैं, सही बात है, ठीक है। तो अपन इसको लगा देते हैं ए। नेक्स्ट, एक अपूर्ण रेखीय रेडियो सक्रिय डीएनए। अपूर्ण मतलब रेखीय मतलब लीनियर, रेडियो सक्रिय मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड मान लेते हैं, को प्रतिकृतिकरण हेतु यदि रेडियो मुक्त माध्यम में रखा जाए। भैया ये डीएनए, ये वाला जो रज्जुक है रेडियो एक्टिव है, इसको अपन अब किस में डाल रहे हैं? रेडियो मुक्त माध्यम में डाल रहे हैं, रेडियो मुक्त माध्यम में, ठीक है। तो 8वीं पीढ़ी के उपरांत कितने डीएनए अणु रेडियो सक्रिय होंगे? अब ये एक स्ट्रैंड था रेडियो एक्टिव, इसको देखते हुए नया स्ट्रैंड बना लिया जाएगा कोशिका द्वारा, ए का टी, जी का सी, ऐसे करके। तो एक से जो बना, वो नया वाला जो बना वो रेडियो मुक्त माध्यम में बना, वो रेडियो एक्टिव नहीं रहेगा। इसका मतलब आगे चल के जितने भी बन रहे हैं वो सब रेडियो मुक्त रहेंगे, और जो एकमात्र रेडियो युक्त था, रेडियो विकिरण वाला डीएनए था, बस वही रह जाएगा। एक ही डीएनए का जो अणु है वो रेडियो एक्टिव रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि अब हम रेडियो एक्टिव माध्यम में डाल ही नहीं रहे हैं, उसको रेडियो मुक्त माध्यम में डाला है। आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट, गलत कथनों के समूहों की पहचान करें। डीएनए की लंबाई प्रति न्यूक्लियोटाइड की संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। चलो भाई सही है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड या क्षार युग्मों की संख्या किसी जीव या जाति की अभिलाक्षणिक यानी कैरेक्टर होता है, बिल्कुल सही बात है, पहचान होती भाई स्पीशीज की। तो जीवाणुभोजी 5174 में क्षार युग्म इतने दे रखे हैं, ये गलत है भैया, है ना, क्षार होने चाहिए। मानव के द्विगुणित डीएनए में घटक 3.3 इंटू 10⁹ ये 6.6 होता तो मैं सही बोल देता, गलत है। मानव जीनोम में इतने मिलियन क्षार युग्म, हाँ यार ये सही है, ए बी ई का कॉम्बिनेशन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुकेंद्रकी में जीन अभिव्यक्ति के नियमन का स्तर है? तो हमें 4 स्तर पढ़ाए जाते हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहला है कि बनते समय, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन स्तर पर, फिर संसाधन करते हैं स्प्लाइसिंग स्तर पर, फिर उसका परिवहन करके लाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में वहां पर, और फिर वहां पर अनुवादन स्तर पर। 4 स्तर बताए गए हैं। तो देखो, अनुवादन स्तर तो है एमआरएनए का केंद्रक से कोशिका द्रव्य ट्रांसपोर्ट, ये भी है। संसाधन स्तर स्प्लाइसिंग, ये भी है। अनुलेखन स्तर ट्रांसक्रिप्शन, ये भी है। तो मतलब सभी, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट,
कथन कारण। एक ही गुणसूत्र पर सन्निकट उपस्थित जीन, मतलब पास पास में उपस्थित जीन, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम को नहीं मानते। सही बात है, क्योंकि उनमें होगा संलग्नता, लिंकेज। निकट स्थित जीन स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन दर्शाते हैं, नहीं दर्शा पाएंगे क्योंकि उनमें लिंकेज हो जाएगा। तो ये कथन सत्य, कारण असत्य, कौन सा है भाई? आर सही नहीं है, आंसर है ए। नेक्स्ट, हाँ, जीन आई जो एबीओ रक्त समूहों को नियंत्रित करता है, उसके संदर्भ में सत्य कथन पहचानने हैं। ठीक है, एक व्यक्ति में 3 में से कोई 2 ही एलील पाए जाएंगे, सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा है, सही बात है। जब आई ए और आई बी मतलब दोनों प्रभावी एलील एक साथ में उपस्थित होंगे तो दोनों एक ही प्रकार की शर्करा बनाएंगे, एक प्रकार की नहीं, दोनों अपने अपने अलग अलग प्रकार की शर्करा बनाएंगे, ये गलत हो गया। एलील किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करता। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इंग्लिश में देखें, एलील स्मॉल आई, हाँ, स्मॉल आई किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करता, ये बात भी सही है। जीन आई के 3 एलील, बिल्कुल सही, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो कितने कथन सही हो गए? ए सी डी, कॉम्बिनेशन ये रहा, आंसर ये रहा। ठीक है, कृत्रिम संकरीकरण, भैया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात कह रहा है। किस प्रकार सुनिश्चित होता है कि वर्तिकाग्र पर केवल वांछित परागकण ही गिरेंगे? तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में इस टॉपिक को ध्यान करना होगा। एक लिंगी मादा कलिका की बैगिंग की आवश्यकता नहीं है। भाई एक लिंगी मादा कलिका में तो वैसे ही बैगिंग नहीं कर रहे, ठीक है, तो मादा जनक के एक लिंगी पुष्प बोल रहा है और मादा बोल रहा है, विपुंसन करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसका विपुंसन नहीं किया जाएगा, ये सही हो गया। विपुंसित पुष्पों का संकरण के तत्काल बाद बैगिंग किया जाना चाहिए। विपुंसित पुष्प है, उसमें संकरण कर दिया है, उसके तत्काल बाद बैगिंग बिल्कुल होना चाहिए। पराग कणों को हटाने के तुरंत बाद विपुंसित पुष्प की बैगिंग कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए, पराग कोश हटाए गए हैं तो। फिर स्त्री पूर्वता मतलब प्रोटोगाइनी, पहले मादा अंग, पहले परिपक्व हो जाने वाले पुष्प दर्शाने वाले द्विलिंगी पुष्पों को संकरण हेतु उपयोग नहीं करना चाहिए, ये तो कोई गलत बात है। तो आंसर आना चाहिए बी सी डी का कॉम्बिनेशन, ये रहा सी। बस हो गया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में, सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, बीच में आप अपने डाउट्स वगैरह के लिए आ सकते हैं डाउट काउंटर।